अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और आज जो नाम चुना है वो है अल-गफ़ूर। और अल-गफ़ूर बड़ा ही मशहूर नाम है और ये निकला है, जो रूट वर्ड्स हैं इसके वो है गफ़रा, और गफ़र जो है वो हमारे यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये कि मग़फ़िरत कर देना, माफ़ कर देना। लेकिन जो अगर अरबी की लुग़त के हिसाब से बात की जाए तो मग़फ़िरत के या गफ़ूर के या गफ़रा के जो माने असल आते हैं वो आते हैं छुपा लेना या किसी चीज़ को कवर कर देना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, पर्दा डालने की पर्दा डाल देना। बिल्कुल, कोई लेयर आप किसी चीज़ के ऊपर लगा दें, या अगर अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कंसील कर दें किसी चीज़ को, उसको नज़रअंदाज कर देना। तो अल्लाह ताला जो है उसकी ये खासियत है, उसकी ये क्वालिटी है कि वो हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर देता है और उस अमल को हम कहते हैं मग़फ़िरत। बिल्कुल। अच्छा, अब ये 91 मरतबा ये नाम कुरान करीम में आया है और 300 के करीब मरतबा इस अल्लाह ताला की खासियत का जिक्र हुआ है, जिसमें उसकी इस इंसान के ऐबों पर, इंसान की कोताहियों पर, इंसान के गुनाहों पर पर्दा डालने की और उन्हें नज़रअंदाज करने वाली जो खासियत है अल्लाह ताला की, वो 300 मरतबा मुख्तलिफ़ मानों में आती है, मुख्तलिफ़ अल्फाज में आती हैं। कहीं अल्लाह ताला अपने आप को गफ़ूर कहता है, कहीं गफ़ार कहता है, कहीं गाफिर कहता है, कहीं वासिउल मग़फ़िरा कहता है। वो बार बार लोगों को यही बता रहा है कि मुझसे अगर माफ़ी मांग लोगे सच्चे दिल से तो मैं माफ़ कर देने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही ज़ात है माफ़ करने वाली। और जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आता है कुरान करीम में वो है गफूर और रहीम। गफूर और रहीम वो ज़ात है जो माफ़ भी कर देती है और रहम भी करती है। और अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि वो अगर हम गुनाहों में बढ़ते चले जाएंगे तो सज़ा नहीं देगा। उसकी सज़ा और उसकी पकड़ भी सख्त है, लेकिन जज़ा भी होती है, जज़ा है, और जो उसकी रहमत है वो उस पर हावी है, तो वो गफूर और रहीम है। और हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल की एक दुआ पर आमीन भी कहा था, और वो दुआ यही थी कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा सका, इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जो मग़फ़िरत है वो अता फ़रमाए और इस रमज़ान के महीने में हमारे गुनाहों से हमें पाक फ़रमाए। आमीन। अच्छा, यहाँ पर हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कोरोना वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। आलमी अदारा सेहत और दूसरे माहिरीन का कहना है कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। यही वजह है कि 9 मई से लॉकडाउन में नरमी के बाद अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शॉपिंग मॉल्स खोलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला भी किया गया है, जबकि वफाक ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने के साथ अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन भी बहाल कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुल्क में कोरोना केसेस की, तो जो तादाद है वो है 39,473, और जो अमवात इससे हुई हैं वो हुई हैं 847, और इस वायरस के 10,880 मरीज़ सेहतयाब भी हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में कोरोना वायरस की मौसर दवा रेमडेसिविर बनाना शुरू कर देगा। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान ये दवा बनाना शुरू कर देगा। ना सिर्फ गुड न्यूज़ है बल्कि फ़ख्र की बात है, और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम 127 मुल्कों में जी एक्सपोर्ट करेंगे। और इस दवा की जो टेस्टिंग और ट्रायल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं या अभी इन प्रोसेस है? इट्स स्टिल एक्सपेरिमेंटल ड्रग, लेकिन उसको खुसूसी कंडीशंस के तहत उसको FDA ने इजाज़त दी है, और जापानीज़ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने भी इजाज़त दी है, और हमारे पास अब उनकी एप्लीकेशन आएगी। हमें उसे फास्ट ट्रैक पे 7 से 10 दिनों के अंदर उसको इजाज़त दे देंगे। इस दवा को बनाने का जो सहरा है वो कौन सी ऐसी टीम है जिसके सर जाएगा? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जी यहाँ पे लोकल, मेरा ख्याल है नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं, फेरोसन्स, और उनकी एक सब्सिडियरी है जो कि बायो मेडिसिन्स के अंदर स्पेशलाइज करती है, और उनकी अर्जेंटीना के साथ उनकी एक कोलैबोरेशन है जिसके तहत ये बनी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी अच्छी एक ख़बर है,
और ख़ास तौर पे हमारे कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो मसला फिर ये होता है कि वो दवाएं आती हैं और वो होती हैं बहुत महंगी, और फिर जो पब्लिक की रीच से बाहर होती हैं, और इससे पहले भी जब ये हुकूमत आई थी तो दवाओं की महंगाई का मसला हुआ था, उसको कैसे फिर रोकेंगे? लेकिन आपको याद होगा कि जब हेपेटाइटिस सी के लिए सॉफोस्पेवर आई थी तो उसकी कीमत 1 साल की एक मरीज़ के इलाज के लिए तकरीबन $80,000 थी। हाँ। और लेकिन चंद ही महीनों में वो गरीब ममालिक के अंदर उसको मखसूस फिर कीमत दी गई और उसमें फिर नेगोशिएशंस थी काफ़ी। पाकिस्तान में इस वक्त वही हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन है वो सस्ती तरीन मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसमें भी हमारा यही ख्याल है, और ये वही मल्टीनेशनल कंपनी है जिलिएड कि जिन्होंने वो हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन बनाई थी, वही उन्होंने ही इस मेरे से वो एंटीवायरल्स में स्पेशलाइज करते हैं, तो उन्होंने ये मेडिसिन बनाई है। ये 100% ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट करेगी कैसे? मतलब लोगों को किस तरह कोरोना वायरस के मरीजों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा? जो मरीज़ जी क्रिटिकल या सीवियर, आप यूँ कह लें कि सीवियर डिजीज़ के साथ दाखिल होंगे, उनके लिए है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है। अच्छा। ये गोली या कैप्सूल नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है और ख़ासी सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन है। और उनको ये जब दी गई अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान तो 30% कमी आई उनके हॉस्पिटल एडमिशन स्टे के हवाले से। एक अच्छी खासी वो है। तो यहाँ भी जो इसको इस्तेमाल किया जाएगा उसका डेटा भी साथ साथ इकट्ठा किया जाएगा, यही एग्रीमेंट का हिस्सा है। और इसको हम कहते हैं वॉलंटरी लाइसेंसिंग, नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंसिंग के तहत उन्होंने इस कंपनी को इजाज़त दी है। लेकिन हमारे लिए जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी और बड़ी खबर जो है वो ये है कि एक मल्टीनेशनल कैलिफोर्निया में बैठी हुई R&D स्पेशलाइज करते हैं, उन्होंने 2 मुल्कों में 5 कंपनीज़ को पूरी दुनिया के अंदर इजाज़त दी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक तरफ तो ये दवा बनने का अमल है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लॉकडाउन में नरमी के मामलात हैं उसके हवाले से लोग बड़े सवालात उठा रहे हैं और वाकई परेशानी की बात तो कंफ्यूजन भी है। कोई कहता है लॉकडाउन अच्छा है, कोई कहता है नहीं लॉकडाउन नहीं रह सकता, खोलना पड़ेगा। कंफ्यूजन शुरू से ही थी और पूरी दुनिया में थी, अब जरा बढ़ गई है। और अब मतलब मामला इस तरफ आ गया है कि एक तो ये भी कि क्या पीक आ चुका है पाकिस्तान में, या फिर पीक हम देखेंगे जब ये सब कुछ खुलेगा तो फिर पीक हम देखेंगे। आपने उसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जैसे वो पीक सिर्फ लॉकडाउन की वजह से आनी है। देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक कन्फ्यूजन का ताल्लुक है, कन्फ्यूजन नहीं बल्कि कहना चाहिए एम्बिग्विटी, वो पूरी दुनिया के अंदर है। जैसे आपने खुद भी फरमाया, हर मुल्क अपने अपने तनाजुर में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में डेटा को सामने रख के बेस्ट एडवाइस लेता है और उसके मुताबिक फ़ैसले करता है। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। NCOC की तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती ना इस तरह की पाकिस्तान की पिछली 70 साल की हिस्ट्री में, कि इतना हाई लेवल फोरम जिसमें कि सारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, सारे सेक्टर्स, सिविल गवर्नमेंट, आर्मी, हर चीज़, डेली डेटा और डेली उसकी मॉनिटरिंग और डेली डिस्कशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब पिछले 2 महीने से डेली हम सुबह मिलते हैं, एक भी छुट्टी किसी ने नहीं की। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी वीकेंड, और मुस्तकिल वहाँ हम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और कोशिश वहाँ पे ये होती है कि पाकिस्तान के लिए एविडेंस बेस्ड बेहतरीन फ़ैसले जो हैं पाकिस्तान के लोगों के हक़ में वो किए जा सके। और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि इस तरह फ़ैसले हों। ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स सिर्फ बीमारी के बारे में सोच रहा है तो वो तो कहेगा कि हर चीज़ लॉकडाउन कर दो, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये तो हमें शुरू से पता है। सबको 14 दिन के लिए अगर बंद कर देते और सारे हवाई अड्डे और बॉर्डर्स बंद कर देते तो 20 दिनों के बाद शायद ये बीमारी ना होती पाकिस्तान में। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन था? किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। उन मुल्कों के लिए भी मुमकिन नहीं था कि जिनके हमारे से उनकी मईशत कहीं आगे है, हाँ। और जिनके हेल्थ सिस्टम्स हमसे कहीं बेहतर हैं। तो आप आज देखें कि अमेरिका और यूरोप में जो डेथ्स हैं, हमारे केसेस अभी उनका 1/3 है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। और उनका एक इलाका खास तौर पे मैनहट्टन जो एपिसेंटर रहा, न्यूयॉर्क, तो क्या उनको लॉकडाउन करना नहीं आता था या उन्होंने नहीं किया?
यूरोप में नहीं ये हुआ कि मतलब इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब के 2 महीने से रोज़ाना काम भी हो रहा है, सारे बड़े बड़े जो दिमाग हैं, जो बिग ब्रेन्स हैं, वो सब आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, प्लानिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी बन रही है, बट देन फिर क्या ओपोजिशन जो है वही इस मामले को कन्फ्यूजन का बायस बना रही है कि वो इतने एतराज़ात कर रही है कि हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। अपोजिशन है ना। हाँ, आपने खुद ही तो कह बस दिया वो अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन। अच्छा, वैसे ये मुखालफत बराए मुखालफत जब की जाती है तो उस पर अफसोस तो होता है, लेकिन एक हद तक उनका ये रोल भी है कि वो अपोजिशन है, लेकिन तो उन्होंने अपोज करना है। आपने जो भी करना है उन्होंने अपोज करना है। अच्छा, एनसीओसी की मीटिंग में वैसे कभी ये होता है कि मुराद अली शाह साहब या महमूद खान साहब या जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज बैठे हैं वो कहें कि सर हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं है, इस पे मजीद डिबेट करें, इस पे मजीद मतलब इनकार इकरार इख्तिलाफ होता है। एग्जैक्टली। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी जो रिसेंट जब डिस्कशन हो रही थी तो एनसीसी में भी जब फैसले गए तो उसमें बावजूद इसके कि हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन के खोलने पे बहुत डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन कॉन्सेंसस नहीं था। सही। एनसीसी में गए, वहाँ भी कॉन्सेंसस नहीं था। सही। तो हमने वो नहीं खोला। अब मतलब वो इस हवाले से खोला कि जो क्या कहते हैं ईद आ रही है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ख़ुद अपने फैसले करें, इंट्रा सिटी और इंटर सिटी। इंटर प्रोविंशियल फैसला जो है वो फेडरल जुरिस्डिक्शन है और वो हम करेंगे, वो हमने अभी तक नहीं किया। तो मतलब ये कि न सिर्फ ये कि वहाँ मतलब वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि हम वो फैसले करवाएं जो हम समझते हैं होने चाहिए। कंसेंसस इज़ ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज डिसीजन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जब हमने ये देख लिया कि चलें ट्रांसपोर्ट के मामले को अगर हम ले लें, अब ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी काफ़ी हद तक, वो अवाम जो कि मसाजिद पर जिस तरीके से अमल दरामद हुआ वो हमने देख लिया, बाज़ारों का जो हाल था वो हमने देख लिया, फिर यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले पर जो हाल था वो हमने सब देख लिया। आपको क्या लगता है कि अब जब ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी ये अवाम अमल करेगी उन SOPs पर? आप बताएं। बड़ा मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता। मेरा ये ख्याल है जी कि रेलवे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल हो सकेगा, जहाज़ों में इस पे बहुत ज़्यादा अमल हो सकेगा। जो बसेस हैं उनमें दिक्कतें आएंगी बिल्कुल, और उसमें हमारी अब जो कोशिश है वो ये है कि हम जो इनके मालिकान हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो दुकानदार हैं, दुकानों पे के अंदर भी तो बड़ी भीड़ लगी हुई है ना, तो इनके साथ आज इसके ऊपर डिस्कशन हुई है एक्चुअली, मैं आपको बता सकता हूँ। और सारे चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ सेक्रेटरीज जो थे वो ऑनलाइन थे, और मतलब ज़्यादातर उनमें से थे, तो उनके साथ यही बात हुई कि आप इसे मतलब वो ज़ोर लगा के नहीं करवा सकते, इन्फोर्समेंट बाय फोर्स नहीं हो सकती, लेकिन इनके साथ बैठने की ज़रूरत है, इनसे बात करने की ज़रूरत है। और जहाँ हम ये सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी मिसालें भी हैं। पाकिस्तान में हो सकता है सब कुछ, क्योंकि देखें हमारे यहाँ के ड्राइवर जब यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं तो किस तरह चलाते हैं ये हम सब जानते हैं। वही 2 घंटे की मुसाफत पर, जब 2.5 घंटे की मुसाफत पर दुबई पहुँचता है वही ड्राइवर, तो अचानक उसका माइंडसेट बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाय फोर्स लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बहरहाल हम कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह हमने कल फैसला किया कि, और कल मैंने अनाउंसमेंट भी की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी कि हमने मास्क्स जो हैं फॉर एग्जांपल, अब वो हमारे बस में है कि हम वो करें, तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन हो रहा है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं पुरानी गाइडलाइंस के जो मास्क के यूज़ के लिए थी, जिनको हमने मैंडेटरी बना दिए। सही। और मैंडेटरी का लाजमी हो गया कि किसी भी रश वाली जगह पे, दुकान में, कारखाने के अंदर, किसी ऐसी क्राउडेड जगह पे जहाँ मीटिंग हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग बहुत हडल करके करीब तो मास्क विल बी मैंडेटरी। सही, ठीक है। और मैंडेटरी का मतलब ये है कि अगर वो लोग नहीं करेंगे तो देन वी हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि टेस्टिंग के हवाले से लोगों को बड़ी तशवीश है। वो कहते हैं कहीं टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, कहीं दूसरे से जगह से कराओ तो वो नेगेटिव आ जाता है। अब एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे आज कोरोना नहीं है, मैंने टेस्ट आज कराया, वो नेगेटिव आया, कल हो गया तो वो पॉजिटिव आएगा, ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत सी मुख्तलिफ ऐसी लैब्स हैं जहाँ से आप टेस्ट कराएं तो उनके रिजल्ट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं मामला। पार्टली तो आपने खुद जवाब दे दिया ना, वो मैंने इसलिए दे दिया कि लोग कहते हैं एंकर बराए तनकीद, लेकिन उसका रिवर्स भी तो हो सकता है ना कि आज पॉजिटिव था कल नेगेटिव आ गया, ये भी तो हुआ है। देखें हर टेस्ट जो होता है ना
उसके अंदर इस बात का इम्कान मौजूद होता है साइंटिफिकली स्पीकिंग कि वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आपको दे रिज़ल्ट, ठीक है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये हमारी किसी कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, हमारी किसी लेबॉर्ट्री की या टेस्टिंग रिएक्शंस या जो किट्स हैं उनकी सब स्टैंडर्ड होने की वजह से, तो इसको हम वाउच कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए कि PCR मशीन्स जो हैं वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है, उसके लिए आपको बायोसेफ्टी लेवल्स बरकरार करने पड़ते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, और किट्स तो हमारी अपनी बनाई हुई है ही नहीं, वो तो सारी बाहर से आ रही हैं, लिहाजा कोई वजह नहीं है कि ऐसा हो। इसके बावजूद अगर कहीं हो रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है तो वो बड़ी अफसोस की बात। जैसे सिंध का ही वाकया जो मतलब हुआ कि वहाँ पर पहले लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर उसके बाद नेगेटिव आ गए, वो कुछ अजीब सा ही मामला है। फिर लोग जो है वो डगमगा जाते हैं, वो लोग समझते हैं कि वाकई जो है वो हुकूमतें या जो अहदेदार हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई नंबर ज़्यादा बढ़ाओ ताकि मामला ज़रा ज़्यादा ख़राब नज़र आए। सच्ची बात ये है कि मुझे नहीं ऐसे लगता कि ऐसे हो रहा है, लगता नहीं है, लेकिन मतलब फिर लोग तो आपको पता है ना, वो तो फिर हमारे यहाँ पे थ्योरीज देने वाले तो ऐसे ऐसे मौजूद हैं। पाकिस्तान में हर बंदा अफलातून है हर बंदे की अपनी एक थ्योरी होती है। लेकिन ये सियासी जमातें भी वैसे ये कहती हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है नंबर छुपा रही है। ये नंबर छुपाने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, ये जरा समझाएं तो सही लोगों को। चूंकि कोई फायदा नहीं है इसलिए नहीं छुपा रहे इसका जवाब ये है, मतलब नुकसान ज्यादा है। वी बिलीव इन 100% ट्रांसपेरेंसी। ये मैं आपके नाजरीन के लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए खुल के बता रहा हूँ कि हमारा ईमान है कि इस सिलसिले में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को छुपाना अपना नुकसान करने के मुतरादिफ है। अब इससे ज्यादा क्या, क्योंकि लोग और लाइट हो जाएंगे और नॉन सीरियस हो जाएंगे। अच्छा, कैंपेन के हवाले से एक चीज सिर्फ ये कि कैंपेनिंग अब तो सिर्फ रोबस्ट कैंपेन ही लोगों को बचा सकती है। अब तो वो क्योंकि लॉकडाउन भी उस तरह से नहीं है, उनको ये समझाना है कि अवेयरनेस, बिल्कुल उनको ये समझाना है कि ये चीज रियल है और ये दुनिया में मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, शानाना गुलजार जो MNA है वो भी, और मुख्तलिफ वहाँ के लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि देहातों में, गाँवों में क्योंकि केसेस नहीं है, अमवात लोगों को नजर नहीं आई, तो वो कहते हैं ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और है कुछ ऐसा नहीं। तो वो लोग तो बहुत ही लाइट ले रहे हैं जो गाँवों देहातों में जो दूर हैं अवेयरनेस से। अगर आप इसको सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में देखें इस आउटब्रेक को पाकिस्तान में, तो ये कहने में कोई हरज नहीं कि ये अर्बन फिनोमेना है। अर्बन फैला भी अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है, और अर्बन में भी ज़रा क्लोज से देखें तो ये अमीर लोगों का फिनोमेना है। इलीट जो आपके सेक्टर्स हैं ना किसी भी बड़े शहर के अंदर, वहाँ पे लॉकडाउन भी होता है, सही जी, वहाँ पे लोग एहतियातें भी करते हैं, वहाँ पे लोग उस ज़माने में मास्क पहन रहे थे जब पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और लोगों को डराते भी हैं और छुप छुप के बैठते भी हैं। यही आप थोड़े किलोमीटर्स दूर एक किसी गांव में चले जाएं तो वो कहते हैं कोरोना वायरस, अच्छा वो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, और लोग जफ्फे भी डाल रहे हैं और मिल भी रहे हैं और सब कुछ। इसमें मतलब ये एक हकीकत है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ, और लिहाजा सेंसिटिविटी भी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर। देखिए लॉकडाउन की डिस्कशन भी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का बड़े शहरों के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग में शायद लोग खफा हो जाए मैं कह रहा हूँ, यानी पढ़े लिखे लोगों का वो ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि उनको इल्म ज़्यादा है इसके बारे में, तो अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न है, बाकी लोग कंसर्न नहीं है। लेकिन जो मैं आपके पास एक बात छोड़ के जाना चाहता हूँ ना आज, इस पर हमने कल काफ़ी बात की इंटरनली भी, वो ये थी कि लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो वी डेवलप ए टनल व्यू। एक एंगल में हम देख रहे हैं बीमारी के हवाले से सिर्फ कितनी, और इस पे बात कौन कर रहा है, मेरे और आप जैसे लोग जी, इस्लामाबाद लाहौर कराची में बैठ के, ठीक है, बिल्कुल। कितनी दफ़ा हमने जो लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो वॉइसलेस हैं और जो पिस गए हैं इस लॉकडाउन के अंदर, खुदकशियाँ लोगों ने की हैं, लोग फाके लोगों ने काटे हैं, कितनी दफ़ा हमने उनको बुला के तो उनसे भी पूछने की कोशिश की है कि आपका लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है। बिल्कुल सही। वॉइसलेस फेसलेस पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव टेकन द ब्रंट ऑफ इट, दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ऐसा ही, लेकिन उनके नुमाइंदे चूंकि आप लोग हैं तो आप लोगों ने उन्हीं के हवाले से ही फैसले करने हैं ना कि उनके लिए बेस्ट क्या होगा, इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हमारे डेली बैठ के, जब भी वो, यानी डेली नहीं, हर हफ्ते दो दफ़ा कोशिश होती है कि वो प्रेस ब्रीफिंग करें, उनकी बात अगर आप सुने तो उसका लुबे लुबाब यही होता है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि अब जब ईद के बाद का जो वक्त है उसमें आपको क्या लगता है कि जो नंबर्स हैं अब ये 39,000 पर पहुँच गए हैं, तो ये कहाँ तक आपको लगता है? देखें जी, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन पाकिस्तान में अभी ट्रेंड ऊपर जा रहा है। वी हैव नॉट सीन द पीक,
तो प्लेटू की तो बात ही करनी है, अभी फ्लैटनिंग की तो बात ही अभी बात की है। लिहाजा केसेस भी बढ़ने हैं, डेथ्स भी बढ़नी है। हमारा इस वक्त ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को भी जारी और सारी रख सकें, और साथ साथ जो वो सेगमेंट है जो इस बीमारी से इस तरह मुतासर होता है कि उसको क्रिटिकल केयर में जाना पड़ता है, उसकी देखभाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर फोकस इज़ नाउ। लिहाजा हमारी डेली की घंटों की जो डिस्कशंस हैं वो हैं कि आईसीयू बेड्स कहाँ हैं, वेंटिलेटर्स कहाँ हैं, हमारी गाइडलाइंस क्या हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसको हमने बढ़ाना कैसे है, वगैरह वगैरह। आज हमने हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कोई 3 घंटे का सेशन किया है पाकिस्तान में, तो हमारी तवज्जो उसके ऊपर है। अगर हम वहाँ पे अपना फोकस रखें और बाकी ज़िंदगी को लोगों के लिए आसान बनाएं, और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की जो हिकमत अमली है उसको अगर हम मजबूत बना पाएँ और टेस्टिंग को बढ़ाते जाएँ, तो मेरा ख्याल है वी आर इन ए गुड जोन। मैं आपको एक बात बता दूं, और ये लोग कहते हैं ना जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वी हैव टू लिव विद द वायरस। WHO ने भी कह दिया। अब तो कौन सा वायरस है इस वक्त तक सिवाय एक के, एक जरासीम के, कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिसके साथ इंसान अल्टीमेटली रहना नहीं सीख लेता? ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो सिर्फ स्मॉल पॉक्स है, सिर्फ। हाँ, उसके अलावा कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन एहतियात करें और घरों में रहें, कोशिश करें बाहर ना निकलें। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और ओवैस एक चीज़ भूल गए, जब तक मैं याद ना कराऊं तब तक ओवैस को याद नहीं आता। क्या? आपने हमें कहीं ले जाना होता है, मतलब आपको तो बिल्कुल याद ना कराओ तो बिल्कुल आप कहीं खोए बैठे हैं। मैं असल में अकेले अकेले चले जाना चाहता हूं, जैसे आप लोग अक्सर करते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन फिर भी वही बात है, आप लोगों को याद आ जाता है। तो अब आप जाना चाहती हैं तो चलते हैं भाई फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में साल का एक दिन बातिक के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने इलाके का बातिक पहनते हैं। बातिक एक कपड़े को कहते हैं जो खास तरीके से रंगा जाता है। ये कपड़ा इंडोनेशिया की सकाफत और वहाँ के तर्ज जिंदगी का अहम हिस्सा है। दुनिया भर से सयाह ठप्पे से डिजाइन किए हुए बातिक की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के बातिक का मुख्तलिफ अंदाज होता है। हर इलाके के बातिक से वहाँ के लोगों के अकायद की झलक नजर आती है। इंडोनेशिया जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत। ये G20 का रुकन और सनती लिहाज से उभरता हुआ मुल्क है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी कुल आबादी 27 करोड़ 31 लाख 63 हजार से जायद है। इस तरह ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जहाँ 86% मुसलमान आबाद हैं। इंडोनेशिया को जजीरों की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि ये 17,508 जजायर पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसमें से ज्यादातर गैर आबाद है। सिर्फ 8,800 जजीरों पर आबादी है। मुल्क की आधी आबादी दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे जावा पर रहती है और इसी जजीरे पर इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता वाक़ है। इंडोनेशिया बहरुल काहिल और बहरा हिंद के संगम पर वाक़ है। इसका कुल रकबा 19,04,569 मुरब्बा किलोमीटर है। इंडोनेशिया की सरकारी ज़बान इंडोनेशियन है, जिसे मकामी तौर पर भाषा इंडोनेशिया कहा जाता है। आचे इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला सूबा है। इस सूबे में इस्लामी शरई कवानीन नाफिज हैं। कहा जाता है कि जनूबी एशिया में सबसे पहले इस्लाम इसी जजीरे पर आया था, इसलिए इसे आचे दारुस्सलाम के तौर पर जाना जाता है। 2004 में आने वाले सुनामी की इब्तदा इसी जगह से हुई थी। आचे समाट्रा जजीरे पर वाक़ है, जिसके करीब बहरा हिंद में जलजले से सुनामी वजूद में आया था। 2004 में आने वाले सुनामी में 2,26,000 अफराद हलाक हुए थे। आचे में 135 साला मस्जिद बैतुर रहमान मुगल फन तामीर का नमूना है। 2004 के सुनामी में इस मस्जिद के करीब तमाम इमारतें तबाह हो गई थी, मगर इस मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। यह मस्जिद 1612 में तामीर की गई थी, जबकि कहा जाता है कि इस जगह पहली मस्जिद 1292 में तामीर हुई थी।
2013 में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस मुल्क में मसाजिद की कुल तादाद मालूम करने के लिए एक सर्वे किया गया। इसके तहत 2020 तक सिर्फ 75% मसाजिद ही गिनी जा सकी थी, जिनकी तादाद 5,54,152 बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडोनेशिया में 7,40,000 मसाजिद हैं। जुनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जकार्ता की इस्तक़लाल मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 2 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। योग्यकर्ता जावा जजीरे पर वाक़ शहर है। यहाँ का तमानसारी वाटर कैसल 18वीं सदी में तामीर कराया गया था। ये महल मसनूई समुंदर और जजीरे पर वाक़ है। महल के करीब अंडरग्राउंड मस्जिद पानी के टनल्स पर मुश्तमिल है, जहाँ अब पानी तो नहीं लेकिन मस्जिद मौजूद है और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इंडोनेशिया का बुरुबुदुर मंदिर तकरीबन 8 या 9 सदी में तामीर किया गया था। जावा में कायम ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तस्वुर किया जाता है, जहां बुद्धा के 72 बड़े और 500 छोटे मुजस्मे नस्ब हैं। इंडोनेशिया में 400 के करीब लावा उगलने वाले आतिशफिशां पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से 150 में आतिशफिशानी का अमल जारी है। इस तरह इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ रखने वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में ज़लज़ले आना भी मामूल की बात है। रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 4 मरतबा ज़लज़ला आता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया आर्नल्डी इंडोनेशिया के जंगलों में उगता है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट होती है। इस तरह दुनिया का सबसे लंबा बगैर पत्तियों वाला फूल टाइटन एरम भी इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे पर उगता है, जो 6 से 8 फीट लंबा होता है। इंडोनेशिया का कौमी जानवर कोमोडो ड्रैगन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। ये कोमोडो आइलैंड पर पाया जाता है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी सोने और दूसरी सबसे बड़ी कॉपर की कान ग्रासबर्ग मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडोनेशिया सोने और कॉपर से मालामाल है, बल्कि इसमें से सिर्फ 10% इंडोनेशिया, जबकि बाकी यहाँ पर कानकुनी करने वाली अमेरिकी कंपनी फ्रीपोर्ट मैकमोरन को मिलता है। इंडोनेशिया की लेक किलिमुतु 3 रंग के पानी पर मुश्तमिल झील और काकाबान आइलैंड की जेलीफिश झील इंडोनेशिया की हैरान कुन जगहों में शामिल है। इंडोनेशिया पाम ऑयल, लौंग, नारियल और वेनिला पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया एक जमहूरी मुल्क है, जहां सदारती निज़ाम हुकूमत है। जोको विडोडो मुल्क के मौजूदा सदर हैं। हो गई तसल्ली आपकी? देख लिया इंडोनेशिया आपने? बिल्कुल। शुक्रिया अदा कर दें आप। शुक्रिया। बस ये देखें ना, ये याद दिलाना पड़ता है। अच्छा। जिस तरह आपको मैं मुल्क याद दिलाती हूँ कि आपने लेके जाना होता है, उसके बाद वाला मामला फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है। अब जरा बात करते हैं हम एक और। आपको क्या मालूम है कि बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी खेल में पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया था? ये एजाज़ जो था, आप सोचे मत जहन पे जोर ना डालें। मैं बताता हूँ। अच्छा। नहीं, जहन पे जोर ना डालें, आप मुश्किल होगी। मैं बताता हूँ आपको। ये एजाज़ पहलवान दीन मोहम्मद को हासिल है। 1954 में मनीला के एशियन गेम्स में उन्होंने ये तमगा जीता था। और आज दीन मोहम्मद तो वही हैं, लेकिन उन हाथों में दुश्मन को चित करने की वो ताकत नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र है 95 साल। और 95 साला जो दीन मोहम्मद हैं, वो लाहौर के बाटापुर के एक गांव में इस वक्त बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान बैतुल माल ने कौम के इस हीरो की मदद करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान बैतुल माल ने उनकी क्या मदद की और किन मुश्किलात का वो शिकार हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बाटापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम दीन मोहम्मद साहब। रमज़ान मुबारक जनाब। सब खैर। दीन मोहम्मद साहब, आप पाकिस्तान के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे मनीला से, तो ज़रा उसके बारे में बताएं ना, क्या मुकाबला था, क्या खुशी थी और कैसे आपने वो गोल्ड मेडल जीता? जनाब जिस रात होइयां ने सुनाई गल्लां बातां होइयां ने कुर्दियां पढ़ाने वालियां, असीं अल्लाह के दुआ कर रहे सन कि अल्लाह पाक तू ही है। सवेरे ये भुले मैं जित्या, जैसे जित्या नारे बज गए, मार पकड़े पै गए, बड़ी खुशी हुई। मैं क्या मैं मार भी जावा तो खैर था, अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली पाकिस्तान झंडे की। बाद जैसे उतों तुरया आया लाहौर, कराची भी आया, लाहौर भी आया। जैसे लाहौर हाथी से चला के ना फराया गया ना, तो शाम को हाथी अंदर मारा तो मैंने कहना चला जा। मैं जनाब चुप कर पैदल आया,
रात आन के सवेरे फिर मैं सदे में गया, इन्हें मैंने 4 तोले सोने का तकमा दिता। मैं नहीं लेना है, क्यों? मैं गरीब आदमी में जाना खा जाना, मेरे को जगह दो। वो बच्ची उठी कहने लगी फरोशा नून ली रहा, वो बच्ची ने फिर आख्या भी हो नहीं, फिर अं रह तेन जाएंगे। मतलब इन्होंने कुछ नहीं पाओगे पूछे मैं टाक। तो दीन मोहम्मद साहब ये बताएं दीन मोहम्मद साहब कि आप ज़ाहिर है इतना बड़ा आपने एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए, गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तानी अवाम भी खुश, पाकिस्तान बिल्कुल सब खुश, और आपने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया, तो फिर उसके बाद आप ऐसे गुमनाम ज़िंदगी में कैसे आ गए? मुश्किलात क्या आ गई? ये मामला कैसे हुआ? ये मामला है जैसे और तुहानू की दसा, हालात बदल गए, वो गल ना रही, वो जी दौलत से तो मैं घोल चुका लाई गया चलन ने। अल्लाह पाक ने सुनी, मगर इन्हें मुसले का अपना पेड़ नहीं भरिया, ना मैनू की देना सी। मैं फिर चुप कर बह गया, अपना दिन गुजारे ने। दुनिया आती रही भलवान लोगों बड़ा कोई मिला, तेनू नहीं मिलता, मैं मेरे मुकद्दर ने। तो फिर ये बैतुल माल वालों ने आपसे राब्ता किया, और किस तरह राब्ता हुआ उनसे आपका? ये साडी मेहरबानी हुई है जी, दीन मोहम्मद साडी साहब? मेहरबानी। हाँ जी जी बताएं बताएं, सुन रहे हैं आपको। बाजी बताना कि हालात बदल जाते थे, हालात थले भी आ जाए, उच्चे भी आ जाए। बच्चे ने थोड़ा किनारा किया, दुनिया आती रही जगह दूर आके पड़ा। मैं नहीं यार, रब ने इतने च रखा तो इत्थे ही रहना। अल्लाह ने सुनी और वेखो की बनता पाकिस्तान का मसा तो लाता। इमरान खान निशान बन जा, तू खिडारी है, असी भी खिडारी बन के तेन वोट दिते, जे तू अज साडी सुने ना तो फिर तेन भी सुहागा फिर जाएगा। तो दीन मोहम्मद साहब ये बताएं, मुश्किलात कौन कौन सी ऐसी थी जिनका मुकाबला आपने किया? मतलब मुकाबला करने वाले ही आप थे, लेकिन यह है कि जिंदगी ने भी आप पर बड़ी मुश्किलात डाली। कौन कौन सी मुश्किलें थी जिनको देखा है आपने? ना मैं पढ़िया नहीं, मैं घुलिया उत्थे जरूर हाँ, मगर मेरे मगर अल्लाह की रहमत सी, मैनू मुश्किल एडी कोई नहीं आई। क्यों? मैनू अल्लाह के उत्ते भरोसा सी, अल्लाह पाक इत्थे भरना झंडा पाकिस्तान का खड़ा होगा। अल्लाह पाक ने किया, बड़ी खुशी हुई, दुनिया बड़ी खुश हुई असी। मगर मैं क्या गरीबी नहीं निकली, गए गरीबी कटन, ये गरीबी से उत्ते चाड़ी। और बच्चे जोड़े ने वो घर को पैदे ने, तू भी खटिया, तेन पता तू आह जमना नहीं, ब्याह करवाना, तू अज बह गया चुप कर। मैं अपने जारना पिया, अपने दिन जी से पूरे गुजारना पिया। बच्चे कितने हैं दीन मोहम्मद साहब आपके? और वो क्या क्या काम करते हैं? बच्चे जनाब एक ने रेलवे लगा है, लवाया है, एक वैबरे लगा है, ते दूजे जेडे वेंदे ने दिहाड़ी लाई कारकुरा। 4 पुत्र ने ते 3 धियां। माशाल्लाह। धियां दी शादियां हो गई ने? अगो पोतरे जेडे ने वो बड़ी अल्लाह की रहमत 11 ने। और 11 मैं जगह कितों देवा, की करा नोवा मार्जन दरते। मैं कहना भी मैं तो नहीं इन्हें चौका। तो अब ये बैतुल माल वालों ने फिर आपकी क्या मदद की है? अभी बैतुल माल वाले जी केड़ा आया कल, एक कल परसों आया जी, 1 लाख रुपया करो, वही मेरा कहा कि और अजय मेरे पता नहीं लगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या मदद आपकी की जाए? मैं बहुत चाहता हूँ जी मेरी निजत सी, मैं कहना है मेरे जगह से जमीन ये पोतरे नाले वाहन, नाले दूसरिया दसन भी ये साढ़े अब्बे नूं बाबे साढ़े मिला इनाम, अगों इन्हां दी मर्जी आ जाए, देखो मेरा की करते। ठीक है। और आखिर में दीन मोहम्मद साहब ये भी बताएं, आप क्या चाहते हैं? आपके जो पोते हैं वो आपकी तरह कोई पहलवान बने, कोई स्पोर्ट्स में आए पाकिस्तान के लिए? पहलवान तो बड़े बड़े सर, वो पिछे कोई भी दंगल भी कोई नहीं होया जो मैं आया वहाँ। इन्होंने दिल नहीं किसी का घूमना, अपने भुखिया कट मर गए ने, जरा कल चला जाता है। मैं जी ढाडी मर्जी के मगर तुरना,
मैं कोई गल नहीं करनी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दीन मोहम्मद साहब, आप पाकिस्तान के का फ़ख्र रहे हैं और आप वो पहला गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान को हासिल हुआ वो आपकी वजह से हुआ। हम शुक्रगुजार हैं आपके भी, और इस बात पे बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारे कौम के हीरो इस तरह हमें अपने प्रोग्रामों में बुलाने पड़ते हैं कि जहां पर हमें ये भी दिखाना पड़ता है लोगों को कि भाई इस मुश्किल में वो हैं और उनकी मदद करें। मतलब हम चाहेंगे, मैं कभी नहीं चाहूँगी और मेरे जैसे और भी बड़े लोग हैं जो देख रहे होंगे वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कौम के हीरो जो इस तरह की, मतलब उनको हम इस तरह टीवी पर लाएं और हम दिखाएं कि भाई इस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं और किस तरह हमने उनका, वो कहते हैं ना, गिव बैक टू देम। उन्होंने पाकिस्तान को एक मेडल दिया, एक जीत दी, तो हमने उनको क्या दिया, पाकिस्तान ने उनको क्या दिया, हमारी हुकूमतों ने, हमारी रियासत ने, हमारे मुखय्यर हजरात ने क्या दिया है उनको? सिर्फ एक काम हो सकता है, अगर खान साहब तक ये बात पहुंचे किसी तरीके से कि वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका एक काम जरूर लगा दें कि पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक जितने मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं ये हीरोज, उन तमाम हीरोज का एक डेटाबेस बना लें और ये चेक कर लें कि वो किस हाल में हैं। अगर आपने ये काम कर लिया और उनकी थोड़ी थोड़ी मदद करके उनको ज़रा सा बेहतर हाल में ले आए तो वाकई ये एक बहुत बड़ा काम होगा और इन हीरोज़ की जो दुआएं लगेंगी आपको, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर हम लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अस्माउल हुस्ना पढ़े आतिफ असलम ने और वाकई एक तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी, सुन के सहर एक तरह का तारीफ। अच्छा, ये वही ट्यून है
जो पहले एक जब बनाई बचपन गई, में हम सुनते थे हम। टीवी पर जब रमज़ान की ट्रांसमिशन देखते थे और रमज़ान के दिनों में ये ट्यून हमेशा हम बचपन सब की के भी याद दिल में दिलाती ये है ना है एक। ट्यून। बिल्कुल, वाकई बहुत खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी आतिफ असलम ने, और वाकई बड़ा अच्छा पढ़ा, और वाकई बहुत बहुत दिल जो है ना वो आपका हल्का सा दहल, लेकिन दहल भी जाता है, मेरा तो दिल दहल भी जाता है। अगर आप एक एक नाम के मतलब पर गौर करें तो फिर आपको पता चलता है ना कि वो अल्लाह ताला की क्या क्वालिटीज़, और हम तो रोज़ाना बताते ही हैं। बिल्कुल, और इसमें बड़े नाम जब अभी ये पढ़ रहे थे तो हमें याद आ रहा था कि वैसे कौन कौन से नामों को चुना है इनमें से, और कौन कौन से रहते हैं चुनने हैं। बिल्कुल, हम लाते रहेंगे आपके सामने। अच्छा, आजकल एक और चीज़ भी बड़ी पॉपुलर है, और वो है कि आजकल इस्लामी तारीख पर बहुत बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को इस्लामी असलाफ और मुसलमानों की तारीख से रोशनास कराने के लिए तुर्की में बने ड्रामे देखने का पैगाम दिया, जिसमें से कि इर्तुगरल जो है वो सबसे पहले, और आजकल हम अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, वो चल रहा है। जबकि चंद दिन कबल ट्विटर ही पर वज़ीर आज़म ने नौजवानों को 2014 में शाया होने वाली किताब लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, यानी कि इस्लाम की भूली हुई तारीख पढ़ने का भी मशवरा दिया है, और ये किताब अमरीकी मुहक्किक फ़िरास अल ख़तीब ने तहरीर की है। अब सवाल यह है कि इस्लाम की हकीकी तारीख है क्या, और तारीख जानने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसमें बड़ी ऑथेंटिकली और ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है इस्लामी तारीख लिखी गई है? अच्छा, फिर क्या पाकिस्तान के बनने की तारीख भी इस्लामी तारीख के ज़ुमरे में आएगी? ये हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाशिर ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशिर साहब, ये जो तारीख़ से हमारा रिश्ता है उसके बारे में सबसे अहम जुमला हमें याद आता है कि तारीख़ जब तक आप ना पढ़ें उस वक्त तक आप सीख नहीं सकते। तारीख़ से इंसान को सीखना चाहिए। तो अब जब हम तारीख़ से सीखने के लिए तारीख़ को पढ़ते हैं तो इस्लामी तारीख़ की बात कर लेते हैं। इस्लामी तारीख़ कहाँ से शुरू होती है, और उसे सीखने के लिए जो बेहतरीन सोर्स है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। टेक्निकली तो इस्लामी तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से शुरू होती है, तो उस इतने पीछे अगर हम ना जाएं, और मेरे ख़्याल से जो ज़ेर बहस बात है वो अहद रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर और आज तक जो दौर है इसको इस्लामी तारीख़ में शामिल करेंगे। और इसमें बुनियादी बात एक चीज़ समझने की ये है कि मुझे जो एज ए स्टूडेंट जो चीज़ ज़्यादा पसंद है कि तारीख़ को रिजाल यानी पर्सनालिटीज़ के नुक्ता नज़र से बयान करें, ना कि हवादिस के नुक्ता नज़र से। यूँ हुआ, ये जंग हुई, ये फतह हुई, ये फला। इससे कहीं ज़्यादा अहम जो उस वक्त के इंसान, उनके क्या जज्बात, उनके क्या अवातिफ थे, उनके क्या मुहर्रकात थे, आपस की क्या कम्युनिकेशंस थी, क्या चीज़ कारामद हुई, क्या नाकाम हुई, इन चीज़ों को देखना ये ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, तो अब इसकी सोर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि तारीख में ज़ाहिर है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे वर्जन्स आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, वाक़यात के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे किसी शख्स ने लिखा होगा, कोई मुसलमान लिखेगा तो वो अलग लिखेगा, कोई अमेरिका में बैठा हुआ शख्स लिखेगा तो वो अलग चीज़ लिखेगा। तो अब क्या बेहतरीन सोर्स हो सकती है तारीख को जानने की? बेहतरीन सोर्सेज तो जो हमारी ट्रेडिशनल किताबें हैं तारीख़ की, उसमें सबसे नुमाया नाम अल्लामा इब्न कसीर की अलबिदाया व निहाया है। तो ये पूरी इस्लामी दुनिया में इंतहाई मानी हुई और इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई मारूफ़ है, और इसका उर्दू में भी तर्जुमा है। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इतनी कोई फ़लसफ़ा उसमें या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुसलमान उससे ना फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन ज़ाहिर बात है आजकल हमारे बहुत जो अटेंशन स्पैन जिसे कहते हैं वो बहुत महदूद हो गए हैं, लेकिन ये बेहतरीन एक ज़ख़ीरा है। इसके साथ इब्न खल्दून का काम है अल-मुक़द्दमा, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ़ है। इसके साथ तबक़ात हैं इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह के, ये थोड़ी पीछे तारीख़ को, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली की भी ज़िंदगी अरब की, और फिर खैरुल कुरून को उनको ज़्यादा इन्होंने बयान किया है। अबू नुईम की है अल-हिलियतुल औलिया, इसी तरह से, और तारीख़ अल-इस्लाम अल-कबीर इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी। ये बड़े काम हैं जिन पे जो बहुत ऑथेंटिक हैं और बहुत ज़्यादा इस पे इन पे एतमाद है हमारे मुहक्किकीन का, हमारे मुअर्रिखीन का, उलमा का और मुसलमानों का।
अब ये तो हो गई पुराने जो किताबें, अगर आप उनकी बात करें। अब हम आ जाते हैं नए दौर की, ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल आपको पता है रिवाज तो है नहीं कि हम पुरानी किताबें उठाएं और देखें और पढ़ें। ज़ाहिर है वो आज भी उतनी ही वैलिड है। तो अगर हम नई ज़रा लिटरेचर की या नई तारीख़ की बात करें तो उसके अंदर फिर कौन सी आप किताबें ऐसी हैं जो कि कहेंगे कि वाकई ऑथेंटिक हैं और रिकमेंड की जानी चाहिए? हाँ, इसमें ये है कि ये जो किताबें, चूँकि ये स्कॉलरली, ये इसके लिए बहुत गहरा इल्म चाहिए होता है, बहुत यानी उस तरह का ना एक मुहक्किक की सोच, मुअर्रिख की सोच चाहिए होती है। सब घर बैठे इस तरह उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे ना। इनमें से, इन किताबों में से इसने आख़ज़ करके और हमारे सामने आम फहम और आसानी से जो पेश किया है, तो अगर इसमें हम देखें कि एक किताब हाल में शाया हुई है और उसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना इस्माइल रेहान, और इसका नाम है तारीख़ उम्मत मुस्लिमा। ये 3 जिल्दों में है और मैंने अभी, मुझे मौका नहीं मिला इसको पढ़ने का, मैं सही बात बताऊं, I'll be honest, लेकिन बहुत मुस्तनद लोगों ने इसको मुझे रिकमेंड किया है और कि ये बैलेंस्ड है और जो है ये बहुत आसान फहम है, आसानी से दस्तयाब है, तमाम अदवार को कवर करती है, तमाम अदवार का अहाता कर रही है, जिसमें बनु उमय्या, बनु अब्बास, अहद रिसालत, अहद खिलाफत, सल्जूक, फातिमी और हत्ता कि हमारे करीबी ज़माने में भी और पाक व हिंद बर-ए-सग़ीर की जो तारीख़ है उसको भी इसका अहाता है। तो इस वजह से इस बात से ये भी अखज़ कर सकते हैं मतलब कि पाकिस्तान के भी जो बनने की तारीख़ है, तरीक़े पाकिस्तान और जो मूवमेंट थी उस वक्त की, वो भी इस्लामी तारीख़ का ही हिस्सा है, ऐसा ही है ना? ज़ाहिर बात है, बहुत अहम हिस्सा है, यानी सिर्फ इस्लामी तारीख़ का हिस्सा नहीं है, इंतहाई अहम हिस्सा है। जैसे कहते हैं ना कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी करीब की तारीख़ का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस्लामी तारीख़ का। अच्छा, अब ये अदवार में तो आप चीज़ों को तकसीम कर लेना, लेकिन उन अदवार में जो शख्सियात थी उनसे जब तक उनके साथ एक इर्तिबात और एक ताल्लुक़ नहीं बनता तो तारीख़ समझ नहीं आती। और उस एतबार से अगर हम जो है खुलफा राशिदीन का ज़माना देखें, सहाबा किराम का ज़माना देखें, तो उसमें हयातुस सहाबा मौलाना यूसुफ कंधालवी की लिखी हुई ये इंतहाई मुस्तनद, और इसमें यानी आदमी को उनकी पूरी पर्सनैलिटी सामने आती हैं और जो उनकी खूबियाँ थीं जिनको हमें आज हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। आपस की इज्तिमाइयत कैसी थी, उनका इसार, उनकी हमदर्दी कैसी थी, उनका जो है लोगों के साथ बर्ताव और अपने आप को दूसरे के लिए कुर्बान करना, तमाम मामलात उसके अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाशिम साहब, अब मैं थोड़ा सा ज़रा जो वेस्टर्न लिटरेचर है, तारीख़ी लिटरेचर, उसके ऊपर भी जाना चाहेंगे हम, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है इस्लामी तारीख़ के हवाले से। हाशिर ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर साहब, ये बताइए कि अगर हम वेस्टर्न स्कॉलर्स की बात करें तो उसमें कोई ऐसा है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्लामी तारीख़ को लिखा हो और उसे पढ़ना चाहिए? जी, इसमें बिल्कुल हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी है देखना कि उनकी अपनी पीछे उसकी गर्ज़ क्या है ना। तो जो या तो उसको गैर जानिबदाराना तौर से और जो है इल्मी तौर से पेश करते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो उसमें जो जैसे मुसलमान हैं, जैसे अभी ये फ़िरास अल ख़तीब की जो किताब है, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, मुख्तसर है, ज़्यादा लंबी नहीं है, आसान पढ़ने में है। इसमें बहुत सी बेहतरीन, यानी समझने में बड़ी आसान है और हर एक चीज चैप्टर वाइज की हुई है, तो बड़ा डिवीजन भी है, बड़े आराम से आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, अगर आपने अंदलूस नहीं पढ़ना तो आप जाके फातिमीद डायनेस्टी पढ़ लें, तो वो चैप्टर की हेडिंग्स हैं अलग अलग। हाँ, उसमें भी ये है कि जो मुसलमानों की जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं और जो एहसानात हैं पूरी इंसानी तहजीब पर, उस पर जो उनकी बहस है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक अली सल्लाबी हैं, एक स्कॉलर हैं, तो उनकी किताबें वैसे तो अरबी में लिखी गई हैं, लेकिन इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन जो हुई है, तो उसमें भी बायोग्राफीज़ उनकी ना, यानी जो सवाने हैं
खुलफाए राशिदीन के इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, उमर बिन अली सल्लाबी इनका नाम है, लिबिया के हैं और इनके काम, इनके सारे वर्क्स ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं। फातिह सुल्तान मोहम्मद सलाउद्दीन अयूबी, इनकी बायोग्राफीज इन्होंने बहुत बेहतरीन लिखी हैं। और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक हैं जो ख़ुद तो मुसलमान नहीं हैं लेकिन उनकी इस्लामी तारीख़ की किताबें बहुत जो है गैर जानिबदाराना और बहुत फ़ायदेमंद हैं, उनका काम बहुत आसान है पढ़ने के लिए भी। और इसी तरह से मैं ये बात वापस थोड़ा सा आना चाहूँगा, एक किताब उर्दू में जो इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है, सेवियर्स ऑफ इस्लामिक स्पिरिट, वो उर्दू में तारीख़ दावत व अज़ीमत मौलाना अबुल हसन अली नदवी की, जो दौरे हाजिर के अजीम तरीन मौर्रिख शुमार किए जाते हैं। और ये इतनी खूबसूरत किताब है, इसने मेरी ज़िंदगी बहुत बदली थी पर्सनली। और एक एक वक्त में हर दौर में जो इस्लाम की तजदीद करने वाले जो शख्सियात हैं उनको इन्होंने खोला है हमारे सामने, इतना कि आदमी को उनसे ऐसी मोहब्बत और उल्फत होती है और उनके साथ हंसना रोना जैसे कि उनको आप ज़ाती तौर पे जानते हो। जिस तरह हयात सहाबा किराम की ज़िंदगी को इस तरह खोलती है, इस तरह से तारीख़ दावत व अज़ीमत बाकी बिल्कुल यानी दौरे हाजिर तक के समझ लें 19वीं सदी तक के मुसलमान जो है शख्सियात की। तो इसमें आपके साथ पूछना चाहूँगा कि अब आम कारी जो है हमारे जैसे कम इल्म लोग, ला इल्म लोग, वो कोई किताब खरीद कर पढ़ना शुरू करें तारीख के हवाले से, तो वो कैसे जज कर सकते हैं कि ये किताब सही डायरेक्शन में जा रही है और ये गैर जानिबदार तरीके से लिखी गई है और इसे हमें पढ़ना चाहिए आगे? तो वो कोई टिप है ऐसी जो कि आम कारी के लिए हो? ये जो मैंने ये किताबें बताई हैं तो हैं ही आम फहम की, ये कोई मुश्किल किताबें नहीं हैं। उसमें फिर अब जाहिर बात है कि डायरेक्शन की बात, इसमें फिर आपको अपने जिन पे आपको एतमाद है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सी किताब पढूं, या अगर आपको इस तरह का कोई खदशा है अगर जो आम असल में वो आजकल हमारे यहाँ पर एक वो ओ माय गॉड वाली आवाम भी तो है ना जो कहती है ओ माय गॉड प्लीज़ ये मुझसे ना कहें, ये मुझे ये किताब अच्छी है, ये नए वेस्टर्न आए हैं इन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिख दी है, तो वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसके अंदर अमल भी कर लेते हैं। हाँ, यकीन भी हो जाता है उनको। अब पता नहीं उसने सही लिखा गलत लिखा, तो बस आपको जो किताब मिल रही है आप पढ़ना शुरू करें। तो किताब को सिलेक्ट करने का भी एक क्राइटेरिया वो आपने अच्छा बता दिया कि पहले तो अपने उन लोगों से कंसल्ट कर लें जिनसे आप पर एतबार है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है हाशिर साहब, क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इस्लाम की तारीख पढ़ रहे हैं हम और उस पर बात कर रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी पूरा पाकिस्तान जो है वो तारीख से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है क्योंकि वज़ीर आज़म की ट्वीटें भी हैं और इर्तुगरल ड्रामा भी है। एक चीज़ जिसमें कि जो कि हमने इस ड्रामे में भी देखी है, तारीख की किताबों में भी मिलता है कि डिक्लाइन एक आया है, मुस्लिम दुनिया का एक डिक्लाइन आया है, उनका एक जवाल शुरू हुआ। उस जवाल की वजह आपको क्या लगती है? या तो गद्दारियाँ हैं या ऐशो इशरत में लग गए थे वो है, या इसके अलावा कोई वजह है, या फिर ये दोनों वजूहात हैं? देखें, अगर वाकई बताएं तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमें दी थी उनसे इज्तिमाई तौर पे हम हट गए। हमें अल्लाह ताला ने बंदगी के लिए भी भेजा और नुमाइंदगी के लिए भी भेजा, तो दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़वाल आया। बंदगी पे तो हम थोड़ा बहुत अभी कुछ नमाज रोज़े पे हैं, लेकिन नुमाइंदगी का जो काम कि अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव बनना दुनिया में, लोगों को खैरें पहुंचाना, सबसे बड़ी खैर जो है हिदायत है। तो वो काम चूँकि हमने छोड़ा तो अल्लाह ताला की मदद हटी, जिसकी वजह से ऐशो इशरत में पड़े लोग। और इसकी एक बुनियादी हदीस भी है, इन्नकुम अला बय्यतिन मिन रब्बिकुम मा लम तज़हर फीकुम सकरतान, तुम्हारे ऊपर जब तक दो नशे नहीं गालिब हो जाएंगे। एक जहालत का नशा, जहालत ने हमें बहुत ज़्यादा यानी कि इल्म से दूरी, जहालत, जब हमने अल्लाह ताला की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी वो हमने छोड़ दी, तो फिर अल्लाह ताला ने भी जो है वो हमें जवाल दे दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क के बड़े शहरों खासतौर पर कराची और लाहौर के बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त कराची और लाहौर के सूरत हाल जानेंगे हम। बाज़ारों में ख़रीदारी के दौरान आवाम क्या एहतियाती तदाबीर अपना रही हैं, हुकूमत की तरफ से क्या SOPs दिए गए हैं और दुकानदार इस मामले में हुकूमत की कितनी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं आसिम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम अवैस।
जी आसिम, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कराची की जो बाज़ार हैं, कराची की जो मार्केटें हैं, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? अवैस, मैं इस वक्त मशहूर ज़ैनब मार्केट पर मौजूद हूँ और जैसे कि ज़ैनब मार्केट अकब में दिखाई दे रही कि आज बंद है, चूँकि आज हफ्ते का दिन है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती रखी गई है। जो मार्केट्स होंगी, जो आम तौर पर मार्केट, बाज़ार, जो छोटे और बड़े तमाम कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रखे जाएंगे, तो इसलिए आज ये तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ तमाम कारोबारी मराकज़, आइए चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट और इसके अलावा जो तारिक रोड का इलाका है और फिर आगे चल के हैदरी के इलाके, जो मार्केट्स जिनमें गुज़िश्ता दिनों जंब गफ़ीर देखा गया कि तिल धरने की जगह नहीं थी, वहाँ पर बड़ी तादाद में शहरियों ने अचानक, जब 51 दिन बाद लॉकडाउन को मार्केटें खुली, तो बड़ी तादाद में लोग जो है ख़वातीन ख़ास तौर पे इन मार्केटों में ख़रीदारी करने के लिए आई। लेकिन अब 3 दिन का रेस्ट है, 3 दिन के लिए लॉकडाउन की सख्ती है और फिर पीर से ये मुमकिन तौर पर जो है वो दोबारा ये मार्केटें खुली जाएंगी। आसिम, ये भी बताइएगा कि जो मार्केटें SOPs पूरे ना करने की वजह से बंद हुई थी, उनमें कौन कौन सी मार्केटें शामिल हैं? अवैस, 12 दफ़ा इंतज़ामिया की जाने से मार्केट्स वालों को ये तंबीह की जाती रही कि SOPs का ख्याल रखें, लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट इसके अकब में है, वो गुल प्लाजा है। इस तरीके से 5 जो मार्केट्स, जो मॉल जो साथ साथ थी मार्केटें, वो बंद की गई थी, जो सील कर दी गई थी और अब पीर तक मुमकिन तौर पर उन्हें दोबारा खोला जाएगा। लेकिन उससे अगले रोज़ ही, यानी गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो जो ताजिर हजरात थे उनको दोबारा कमिश्नर कराची ने बुलाकर उनको हिदायत जारी की कि वो मुकम्मल तौर पर दुकानदार जो है वो SOP का ख्याल रखें। अगर कोई शहरी या जो ख़रीदार हैं वो SOP का ख्याल करते दुकान में नहीं आ रहे, तो उनको दुकान से बाहर निकाल दें, उनको जो है उनकी मतलूबा अशिया वो फ़रोख्त ना करें। तो SOPs का ख्याल कराएँ और उसी के नतीजे में मार्केटें खुली रखी जा सकेंगी। अदरवाइज़ जो कमिश्नर कराची हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि ताजिर हज़रात अगर ये SOPs पर ख्याल नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद मजबूरन मार्केट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के नज़र हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आसिम भट्टी, आप आगाह कर रहे थे कराची में सूरत हाल से। लाहौर की तरफ चलते हैं नाजरीन। लाहौर से हमें हम न्यूज़ के नुमाइंदा उमैर राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, और ये बताइए सबसे पहले तो कि लाहौर में बाज़ारों की, मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर में जो SOP हुकूमत की जानिब से बताए गए थे, 20 नुकाती वो एजेंडा था, जिसे ना सिर्फ लाहौर के शहरी बल्कि जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी कर दिया और अमली तौर पर उसका कहीं भी मुजाहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लाहौर में जमे गफीर से एक कैफियत नज़र आती है, ना सिर्फ शाम के औकात में, जबकि SOPs के मुताबिक दुकानें जो हैं 5 बजे तक बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अंदरून लाहौर में जो छोटे से बाजार हैं वहाँ पर काफ़ी रश देखने में आता है। जबकि इंतजामिया की जानिब से जो 82 लाहौर के प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी ज़ाहिर है लाहौर के इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर लाहौर है और उसमें 82 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इस टाइम ताजिर हजरात हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लाहौर में 132 जो छोटी और बड़ी मार्केट्स हैं उन्हें जो है हफ्ते में 4 दिन की बजाय पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त दी जाए, और ना सिर्फ सुबह 8 से 5 बजे का टाइम उन्हें मुस्तरद लगता है, बल्कि उनका ये कहना है कि 24 घंटे जो है मार्केट जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए। इस बात पर वो बज़िद हैं और उनका जानिब से ये मंतक पेश की गई है कि अगर 24 घंटे जो है 24/7 मार्केट जो है वो खुली रहेंगी, तब जो है ये जो जितना भी बाजारों में रश है उसे कम किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर राना, हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। और सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मार्केट्स में और बाज़ारों में। हम दुआई कर सकते हैं, अगर लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा तो फिर दुआई हो सकती है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिदायत दे और उनको किसी ना किसी तरह घरों में रखें, ताकि ये जो अजीब व गरीब शॉपिंग वाले सिलसिले हैं कपड़ों के, जूतों के, वो एक दुकान की वो भी तस्वीर थी सोशल मीडिया पर जो चली हुई थी कि बेकरी में वो शायद किसी शख्स की 2 दुकानें होंगी ना, एक जूतों की दुकान होगी, एक बेकरी होगी, तो जूतों की दुकान पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, बेकरी उस आइटम में आती है कि जो आप खुला रखें, तो उसने केक के साथ इधर जूते और चपलियाँ रखी हुई थी। ये भी अवाम है और जो मतलब उसको ख्याल आया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहते। ये जब कुरान में आ गया तो अब इससे आगे हम क्या कहें। खुद अपनी हालत बदलने के लिए अगर हम जिम्मेदारी कुछ थोड़ी सी भी लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाएगा, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बस फिर ये मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे और फिर मामलात बल्कि और ख़राब ही होंगे। ये सारी बातें हम रोज़ाना कर रहे हैं और
आगे बढ़ते हैं, ये बातें छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कराची चलते हैं। आयशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए आयशा, आप ये जो सामान इकट्ठा करती फिरती हैं, सारा जो कुछ पकाना होता है आपने, वो आप दिन के वक्त जाती हैं मार्केट में तो सारे हिफाजती इंतजामात आप करके जाती हैं, और आपको क्या नजर आता है मार्केटों में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रश बहुत बढ़ता जा रहा है कराची में जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं। और ये शुरू के जो 3 दिन अभी बाजार खुले थे तो बहुत रश था, ट्रैफिक जैम में थी और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। लंबी लंबी लाइनें होती हैं स्टोर्स में, लेकिन बाज़ लोगों को मुझे ये वो शिकायत है कि बच्चों को ना लेके आया करें, छोटे छोटे ना। सही बात है, बिल्कुल। और आप भी जब जाएं मार्केट में तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि इंतहाई जो कम रश वाली जगह होती हैं वहाँ पर आप जाया करें, क्योंकि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप के साथ अल्लाह ना करे कुछ हो। हमारी इतनी अच्छी डिशें जो बनती हैं उसका क्या होगा? डिशों की फिक्र ज्यादा है, लेकिन चले बिल्कुल मैं बिल्कुल आयशा की फिक्र ज्यादा है। अभी कॉलर्स का एक जम्मे गफीर शुरू हो जाएगा शो में, जो कहेंगे हमें आयशा की फिक्र ज्यादा है। आयशा की फिक्र है बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था। वो तो मैंने ऐसे असराह तफन्नुन जिसे कहते हैं वो कह दिया मैंने, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत। आयशा, क्या पका रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ, देखिए मैंने बनाई थी ना पंजाब की रेसिपी बनाई थी, तो तवा कीमा बनाया था। बलूचिस्तान की कढ़ाई बनाई थी जी, तवा कीमा बनाया था। और पेशावर की पुलाव बनाई थी। तो आज मैंने सोचा मैं सिंध में रहती हूँ तो मैं सिंध की क्यों नहीं कोई स्पेशल डिश बनाऊँ, तो आज मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। आयशा बिरयानी बना रही है और सिंधियों का दिल आज जो है वो जीत लेंगी। एक और मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि भाई मुल्तान की भी कोई चीज आप बनाइएगा, तो मुल्तान वालों की भी आप ख्याल रखिएगा आइंदा ना। उन्होंने मुझसे खास तौर पर फरमाइश की। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर सूबे का हाँ कर रही हूँ, तो जो फरमाइश होगी आप मुझे बताएगा। लेकिन सिंधी जो है दिल के तो होते ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, सोन हलवा का थोड़ा सा प्रोसेस होता है, लेकिन ईद आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि बना ही दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है जो कि 12 पीस में कटवा ली थी। साथ मैंने 1 पाव दही शामिल कर दी है। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो बताती हूँ। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शामिल कर देते हैं। साथ इसे और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने चिली पेस्ट भी डाला है, क्योंकि हम सिंधी मज़ेदार चटपटा खाना खाते हैं तो इसलिए हम इसे और स्पाइसेस बनाएंगे। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के लिया था मैंने, 1 से आप 2 भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। 1 मिनट आयशा, मैं जरा इस्लामाबाद वालों को खास तौर पर बता दूँ, इस्लामाबाद वालों मिर्चें जो है ना वो खानों में डालते हैं, उससे इंसान को जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मिर्चें होती हैं, मिर्चें लगती हैं, उससे ज़्यादा डालते हैं वो कराची में। मिर्च चटपटा होता है। हाँ, इस्लामाबाद वालों को बता दूं ना मैं कि मिर्ची भी कोई चीज होती है जो बनी नहीं है, खाने में डालनी चाहिए। हाँ अच्छा, सही। अच्छा, हमने इसमें हल्दी डाल दी थी 1/2 टीस्पून। मैं इसमें बिरयानी मसाला जो नॉर्मल आता है वो भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और अच्छा बिरयानी में टेस्ट आ जाता है। यहाँ मैंने छोटी इलायची और बड़ी इलायची ली है, वो भी शामिल कर दूंगी। साथ मैंने साबित गरम मसाला लिया जिसमें दालचीनी है, जीरा है, लौंग है और काली मिर्चें। तो साइड पे कर देते हैं ना प्लेट में, तो ये डल जाती है और फिर जब वो निवाले में आ जाती है ना तो बस बड़ा ही अजीब एक मामला हो जाता लगता है। लेकिन इसका जो अरोमा होता है ना वो आपकी डिश को बहुत अच्छा कर देता है, इसलिए ज़रूरी होता है। एक दालचीनी भी लोगों को पसंद नहीं होती, वो भी निकाल देते हैं। यहाँ मैं इसमें सिरका शामिल कर देती हूँ। साथ में इसमें ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, ये शामिल कर देती हूँ। क्योंकि मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी डाला था, इसलिए नमक जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत जो मुझे मुनासिब लग रहा है उस तरह से डाल देती हूँ मैं। आप 1 खाने का चम्मच डाल लें। यहाँ लेमन जूस है, 2 लेमन जूस लिए हैं मैंने, और साथ मैंने इसके लेमन स्लाइस भी लिए हैं जो कि मैं जब बिरयानी की तह लगाऊंगी उसमें डालूंगी। साथ मैंने टमाटर लिए हैं जो कि स्लाइस कटिंग है, वो भी डालूंगी। प्याज फ्राई करके डालूंगी लेयर्स में। आलू बॉईल करके लाई थी मैं इस तरह से कलर के। बिरयानी में कभी भी जब भी आप बिरयानी बनाए ना तो साथ ही उसमें ना आलू ना डाल के गलाया करें, उससे क्या होता है कि आपकी बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। आलू बुखारे यहाँ पे खुश्क थे, इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया, ये शामिल करूंगी। तो अभी तो जो मैंने मसाले लगाए हैं ये तमाम मसाले में कुक करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। बिरयानी वैसे देर में पकती है मैंने सुना बनाने के लिए। नहीं जी, देग भी आज वो देगी बिरयानी थी ना। अच्छा, ये देगी नहीं है। अच्छा, कढ़ाई गर्म हो गई है और यहाँ ले रही हूँ मैं मिजान का बनास्पति घी जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा है। आप इसमें कोई भी देसी खाना बनाए ना बहुत मज़ेदार बनता है। मैं 2 कप के बराबर ले रही हूँ, क्योंकि बिरयानी में घी जाए ज़्यादा अच्छा होता है, चावल खुश्क नहीं रहते, वरना क्या होता है ड्राई से बिरयानी बनती है तो वो अच्छी नहीं रहती। ठीक है, इसे ले लेते हैं हम।
यहाँ पे मैं अभी प्याज भी फ्राई करूँगी, उसके लिए भी मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। सही। जैसे घी गर्म होगा, जितने मसाले मैंने सारे चिकन को लगाए थे ये मैं डाल के बस गलने रख दूंगी। मैं फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो बताऊंगी कि तह लगाते हुए किस तरह डालना है। प्याज मैंने इसमें शामिल नहीं की क्योंकि सिंधी बिरयानी में प्याज और वो फ्राई वाला वो नहीं होता, जैसे कि बम्बई बिरयानी या दूसरी बिरयानी बनती है। इसमें क्या होता है कि तह जब लगते हैं तो उसमें टमाटर जाते हैं इस तरह से स्लाइस हुए, ये दम पे गलते हैं और फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही प्याज भी हम फ्राई करके उसकी लेयर्स में लगाते हैं, साथ वो यखनी नहीं बनाई जाती ना। ये सिंधी बिरयानी जो है जरा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। हाँ, सिंधी बिरयानी में क्या आखिर में आप इसको अजरक भी पहनाएंगी? अजरक भी पहनी हुई होगी इसने क्या? हाँ जी अजरक पहनी होगी, कलरफुल अजरक होगी, देखेगा टमाटर होंगे, प्याज पड़े होंगे, रंगीन आलू पड़े होंगे, फिर देखेगा ये सारा मसाला जो मैंने बनाया था चिकन में। ये जो भी बात होती है ना कि ये सिंधी बिरयानी है या जो भी है, ये हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम सब जो है वो अपने तमाम सूबों से और तमाम शहरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये बात जो है वो कोई बुरा ना मान जाए। बस एक बात भी अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं कि आपने ये क्या कह दिया भाई। और सिंध की जो पहचान है, जो शान है, वो अजरक और सिंधी टोपी। वो आप जाए किसी भी गाँव में आपको वो तोहफे में अजरक और सिंधी टोपी देते हैं। और उनका एक्सेंट बड़ा मजे का, बड़ा प्यारा। साईं लफ्ज भी जो है ना वो भी वहां से जी बहुत साईं तो साईं बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। जब वो आते हैं अपने मेहमानों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और बिल्कुल बहुत जबान भी इनकी मीठी होती है। पता है आपको, मुझे सिंधी लैंग्वेज नहीं आती और ना लिखनी आती ना बोलनी आती। और मैं वो बच्ची हूँ जो सिंधी का पेपर होता तो मैं बहुत रोती थी कि अम्मी सिंधी का पेपर है, सुबह मैं क्या करूँ। लेकिन जबान जो है बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। वो सिंधी जबान उर्दू में भी बोलते हैं। वो बच्ची थी, हूँ और थी में बड़ा फर्क है। बच्ची थी, यही तो कह रही हूँ मैं। आपने कहा मैं वो बच्ची हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं बच्ची थी। आप रिवाइंड करके देखिएगा इसको। ना मैं भी बच्ची, आप देख लीजिएगा इसको। अभी भी बच्ची। चलो ठीक है, फिर सही है। अब आपको नहीं लगती तो मैं क्या करूँ। अब बताएं कि क्या मामला है बिरयानी की प्यारी सी बच्ची। मैं ये चाह रही हूँ कि लोग जरा बिरयानी का जो मैंने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जी मैरिनेशन किया था वो मैंने। ठीक है, मैंने मैरिनेशन की थी चिकन को। उसमें मैंने 1 पाव दही ली थी, सारे स्पाइसेस डाले थे जिसमें नमक, मिर्चें, धनिया, हल्दी, साबित गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और पिसा हुआ गरम मसाला, साथ लेमन जूस भी डाला था, सिरका भी ऐड किया था। सारी चीज़ें मैंने इसमें दही में लगा के और इसे सिर्फ घी गरम किया। मैंने मिज़ान का बनस्पति घी लिया था, उसे गर्म करके वो सारा मसाला मैंने इसमें लगा दिया। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो ये मैरिनेशन करके आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या 1 दिन पहले, जैसे आप फ्रीज कर ले, ईद आ रही है, चांद रात में करके रख लें और फिर ये बिरयानी बनाए, बहुत मजेदार बनेगी। तो अब मैं दूसरी जगह प्याज भी फ्राई कर रही हूँ जी। प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा घी लेंगे। आप ऐसा कीजिए कि प्याज फ्राई कीजिए बिरयानी के। आप प्याज फ्राई कीजिए, हम जरा एक ब्रेक से वापस आते हैं और फिर जानते हैं कि बिरयानी पर मजीद क्या कार्रवाई होनी है। वेलकम बैक रमजान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद चलते हैं कराची और जानते हैं बिरयानी की सूरत हाल। जी, बिरयानी की सूरत हाल ये है कि वो अच्छी तरह गल रही है इसकी चिकन। और मैंने यहाँ प्याज बोला था कि मैं जाते जाते उन्हें सुनहरा कर लूँगी, यानी गोल्डन फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से मैंने उन्हें करके एक टिश्यू टॉवल लिया, उस पर फैला दिए ताकि क्रिस्पी से हो जाए। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट के गलने वाली है, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं जो इसे और अच्छा टेस्ट देंगे। इस तरह से देखें, भुनी भुनी, देखा आपने कैसे कितनी जल्दी रेसिपी तैयार हो गई है। हरा धनिया आधी गट्टी ली थी चॉप, हमने इसे डंडी के साथ ही लिया था। इसी तरह हम पुदीना जो ले रहे हैं उसकी भी हम जो मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं वो निकाल देंगे, लेकिन जो पतली होती हैं उसके साथ डालेंगे। असल जो टेस्ट होता है ना वो इन्हीं डंडियों में होता है, लीव में इतना नहीं होता। तो हम इसी के साथ पुदीना भी शामिल कर देते हैं। साथ हम इसमें लोग तो डंडियाँ हटा देते हैं, लोग तो समझते हैं कि शायद पत्तों में ही सारा टेस्ट है। नहीं, इसमें पत्तों में नहीं होता टेस्ट। ये जो बारीक सी देख रहे होंगे ना, ये इस तरह की, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और आपने देखा होगा बाजार की जो बिरयानी होती है उसमें ये साबित पड़े होते हैं, मुंह में आ रहे होती हैं बाकायदा से, तो उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जब भी तो हम बाजार की इतनी बिरयानी पसंद करते हैं, लेकिन आजकल हालात और ऐसे है कि आपने जो बिरयानी बनाई है वो बाजार की तमाम बिरयानियों को बीट कर देगी। बिल्कुल जी, आज तो बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल आप ये ट्राई करिएगा अपने घरों में, जो देख रहे हैं प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बाजार की ना बिरयानी भूल जाएंगे और आप फिर खुद ही घर में बनाएंगे।
ईद भी करीब आ रही है तो दिल ज़्यादा ईद में के सुबह शाम ईद के दिन कितने ख़ास होते हैं, तो अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। तो जब इतनी बिरयानी बनाते हैं तो अब के साल आप सिंधी बिरयानी बनाएगा। केवड़ा एसेंस शामिल कर देती हूँ मैं इसमें। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने क्या किया था कि चावल लिए थे आधा किलो, उन्हें मैंने भिगोया था 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उसमें चावल जो पानी रखा उसका पकाने के लिए। अच्छा, कोई एक सवाल भी आया था कि बिरयानी का क्या होता है कि चावल किस तरह से कितना पानी लेना चाहिए। तो जब हम बिरयानी का बनाते हैं तो उसके लिए जैसे कि हमने आधा किलो चावल लिए तो कम से कम 2 किलो पानी लें ज़्यादा, ताकि वो जो फूले तो अच्छे फूलें, वो आपस में चिपके नहीं। पानी में शामिल करें आप नमक और ऑयल, अच्छा मकदार में डालें। ऑयल कम से कम 4 से 5 खाने के चम्मच डालें, ताकि इससे क्या होगा, चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। और अच्छा करने के लिए आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बिरयानी में चावल कौन से डालने चाहिए, क्योंकि चावल भी अलग अलग किस्मों के होते हैं ना? जी, बनास्पति चावल आते हैं, सेला, पता सेला बाजार में जो होती है बिरयानी वो सेला चावलों की लेती है। हम लोग अपने घरों में जो खाते हैं वो बनास्पति चावल होते हैं, जो राइस के लिए यानी बिरयानी वगैरह बनाने के लिए अच्छे होते हैं। बासमती चावल, बासमती बासमती, हाँ 3 दफा बोलो बासमती। मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं कंफ्यूज ना हो, बासमती चावल। हाँ 3 दफा बोलो, शाबाश, इस तरह याद होगा। 3 दफा बोलो। कहते हैं हम ना यहाँ पे ना कराची में ना ऐसे ही बोलते हैं, तो ना आप ऐसे ही सुन लें। ये मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, चिकन भी गल रही है। मैं समझ नहीं पाया क्या कहा इन्होंने। नहीं आई है ना, बहुत अच्छा बात है आपको। यहाँ मैंने बड़ा पतीला ले लिया है बिरयानी दम देने के लिए। यहाँ पे कुछ बनास्पति भी कहते हैं और बनास्पति भी कहते हैं। कोई इतना मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। चले ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी, चले। अच्छा, चेक मैं नहीं कह रही, और लोग भी कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, अब और लोग भी कह रहे हैं। डिक्शनरी में चेक भी करेंगे हम इसको कि बासमती होता है या बनास्पति चावल होता है, और तहकीक कर लेते हैं इस पर। अब हम थोड़ा सा आपको जरा रोकेंगे, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। हम जब तक गुर्दों के हवाले से बात करते हैं, न्यूयॉर्क के तिब्बी जो माहिरीन हैं उनकी तहकीक से मालूम ये हुआ है कि कोरोना वायरस के 1/3 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि एक्यूट किडनी फेलियर या AKI कोविड-19 की एक संगीन पेचीदगी है, जिस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और इसे अच्छी तरह समझा भी नहीं गया। महक़क़ीन का ये कहना है कि इस हवाले से जो है वो मज़ीद 30% जो मरीज़ हैं ICU में ज़ेर इलाज, 25 से 30% मरीज़ों में AKI का ख़तरा होता है। कोरोना वायरस से गुर्दों को क्या ख़तरा है, कोरोना वायरस गुर्दों पर क्या असर डालता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण खुर्शीद, जो कि माहिर अमराज गुर्दा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरण, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। ये बताइए कि ये कोविड-19 जो है ये गुर्दों पर किस तरह से असरअंदाज होता है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन या सोजिश होती है जिस्म में, तो उसमें गुर्दे जो कि खून को फ़िल्टर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको सोजिश का सामना करना पड़ता है। इसलिए तकरीबन 1/3 पेशेंट्स जो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं इस कोविड-19 की वजह से, उनमें गुर्दे वक्ती तौर पर फ़ेल हो जाते हैं। और फिर जो लोग बच जाते हैं भी चांस है कि 1/3 पेशेंट्स हमेशा के लिए डायलिसिस पे रह जाएंगे। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें ऑलरेडी गुर्दों की कोई बीमारी है उन पर इसका ज्यादा असर होगा? जी बिल्कुल, उन लोगों का रिस्क आम लोगों की निस्बत और भी ज्यादा है। तो तकरीबन यानी 50% ये लोग जिनके गुर्दे पहले ही कमजोर हैं, तो वो अपने गुर्दे के फंक्शन को वापस गेन नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो मजीद उनके गुर्दे कमजोर हो जाएंगे या फिर वो डायलिसिस पे चले जाएंगे, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे गुर्दे उनके। तो डायलिसिस तो चलें, एक ये हल है कि उसके बाद लोग डायलिसिस पे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसकी तरफ जाएंगे, जब तक डोनर नहीं मिलता हम डायलिसिस कराते हैं। क्या इससे भी जो मुतासिर कोरोना से मुतासिर जो किडनी पेशेंट्स होंगे वो भी डायलिसिस के बाद जा सकेंगे ट्रांसप्लांट की तरफ, या उनको भी जो है उनका किडनी फेलियर, मतलब ये किस किस्म की बात है? ये तो हमें बड़ी अजीब सी लगी है कि 1/3 जो पेशेंट्स हैं उनमें इस चीज़ का खतरा है। जी बहुत ज़्यादा। तो इसका जो अस्पताल के लिए भी बहुत ज़्यादा है कि इतने सारे मरीज जो हैं वो इनकैपेसिटेटेड या माजूर हो जाते हैं एक तरह से।
और सिस्टम के ऊपर उनका खर्चा बहुत होता है और उनके फैमिली के ऊपर भी असर होता है। जहाँ तक आपकी बात थी कि क्या डायलिसिस पे ही हमेशा रहेंगे वो या उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो जिन लोगों के अंदर गुर्दों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 कहते हैं, आखिरी स्टेज, अगर वो लोग उस पे पहुंच जाएं और 3 महीने से ज़्यादा उनके गुर्दे ख़राब रहे हैं और बदस्तूर ठीक ना हो रहे हो, तो फिर उनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगेन ट्रांसप्लांट करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पूरी करना ज़रूरी होती हैं कि क्या उनकी रगें इस काबिल हैं कि वहाँ पर एक गुर्दा जो है नया लगाया जा सके, क्या वो मरीज़ इस कदर सेहतमंद है कि वो अपने, अगर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसमें जो हम इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और कम कर देते हैं, तो क्या वो दवाइयाँ बर्दाश्त भी कर सकेगा? तो जो पेशेंट वो क्राइटेरिया मीट करता है तो उसका किया जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, और बस अब हम फिर ये चीज़ कर लेते हैं कि अपने गुर्दों का ख्याल किस तरह से रखें और किस तरह से उनको मजबूत बनाएं ताकि वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकें। उसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं डॉक्टर साहिबा? उसके लिए एक तो जनरल रूल्स हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं, आप पे, मुझ पर, कि कोरोना से बचने के लिए हाँ आप सोशल आइसोलेशन करें अगर आप कर सकते हैं। अगर आपकी ऐसी जॉब नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी और इसेंशियल है, आपको घर से निकलना और लोगों से मिलना पड़े, तो प्लीज़ घर में रहिए। गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से मत मिलें। अगर बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। और जो N95 मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, वो डॉक्टर्स के लिए रहने दें, नर्सेज के लिए रहने दें। आम कपड़े का मास्क पहन सकते हैं। जब भी खांसें तो अपने मुंह को कवर करें, हाथों को धोएं, बार बार धोएं। हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया जा सकता है लेकिन हाथों का धोना साबुन से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर किरण, आपने वक्त निकाला। और ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है कि जिन लोगों को पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो किडनी के मरीज़ हैं, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि अपना 2 गुना 3 गुना ख्याल रखें कि वो कोरोना वायरस से बचे रहें। ये उनकी गुर्दों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, और ब्रेक पर जब हम जा रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, मैं भी ज़रा चेक कर लेता हूँ कि बासमती चावल होता है या बनास्मती चावल होता है, मेरी भी तस्सी हो जाएगी। और आयशा आप भी चेक कर लीजिए, और वहाँ पर आपके जो लोग हैं, हमारी टीम के जो लोग हैं, वो भी चेक कर लें, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो चावलों का भी फैसला हो चुके। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मेरा ख्याल है हम वो ऐसे कहते हैं कि चावलों का फैसला करा दें। चावलों का फैसला मैंने क्या करवाना है, चावलों का फैसला तो है, मैंने जितनी तहकीकात की है उस हिसाब से बासमती चावल होते हैं, बनास्पति सिर्फ घी होता है, और वो भी मीज़ान का। आयशा आपकी तहकीक क्या कहती है? जी जी बिल्कुल हो गई। अवैस ने कह दिया, आपने कह दिया, बस हुक्म ना बस लिख दिया गया है ना सुनहरे हरफों से कि ये बासमती होते हैं। ठीक है, क्या बात है, जब आयशा ने कह दिया तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब बताइए क्या सूरत हाल है बासमती चावलों की बिरयानी की? मती से जी बिल्कुल सिंधी बिरयानी बना ली है। मैंने तय लगाई थी, सबसे पहले सफ़ेद चावल डाले थे, जो कि मैंने मसाला बनाया था, पहले उसका घी डाला था, फिर मैंने ना सादे चावल जो मैंने बॉईल किए हुए थे वो उसकी एक तह लगाई है, फिर उसके ऊपर टमाटर रखे जो कि स्लाइस किए हुए थे, लेमन स्लाइस किए हुए थे वो रखे, हरी मिर्च डाली और जो मसाला था वो उसके ऊपर डाला, फिर आलू की एक तह लगाई, फिर चावलों की एक तह लगाई, फिर सीधा मसाले की तह लगाई, टमाटर की तह लगाई, तह लगाते लगाते आखिर में जो हमने तह लगाई उसमें एक रंगीन चावल बनाए थे, जो जर्दे का रंग डाला था, केवड़ा एहसन डाला था, और उसकी तह लगा के ऊपर से तले हुए प्याज डाले। जी कुछ नहीं आयशा, यू आर डूइंग ग्रेट। बस थोड़ा सा मैं घूम गई थी, तहें भूल गई। और अब दम पे रख दिए मैंने जी, यहाँ पे मैंने दम पे रख दी है, ये 10 से 15 मिनट में अच्छी सी दम आ जाएगी। और अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, क्योंकि सिंध के हम आज बिरयानी बना रहे हैं, सिंधी बिरयानी, तो हम बनाएंगे सिंध की मशहूर नमकीन लस्सी। तो टक्कर होनी चाहिए आपस में, एक भाई वाह 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 आयशा वाह, ये जो नमकीन लस्सी है ना, ये मेरी फेवरेट है और बेहतरीन, भाई जबरदस्त। आज आप बताएं इसमें आप क्या नया चीज, आप क्या इस लस्सी में ट्विस्ट क्या है? क्या मैं क्या किस तरह से बनाती हूँ अपने घर में, तो वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑल पर्स का दूध, जो कि बहुत ही खालिस है और बहुत मिलावट से पाक है। तो आजकल के जैसे हालात हैं तो उसमें डब्बा पैक दूध यूज़ करें, और जब वो मीठा बनाए तो ऑल पर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे मीठा बहुत अच्छा बनता है। 2 गिलास मैंने यहाँ पे ऑल पर्स का मिल्क शामिल कर दिया है, साथ इसमें जाएगी 1 पाव दही। दूध और दही एक हो गए क्योंकि लस्सी बन रही है, दही की नमकीन लस्सी। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी जीरा। जीरे को मैंने भूना था और फिर ना इसे इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है।
ये जीरा कितना शामिल डाला कर देते हैं। इसमें काली मिर्चें जाएंगी। जीरा मैंने ½ टीस्पून डाला है और काली मिर्चें जो है कुटी हुई यानी काली मिर्चें वो भी ½ टीस्पून। साथ इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं काला नमक भी ले रही हूँ, तो इसलिए मैं जो सादा नमक होता है वो भी 1 चुटकी और काला नमक भी 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ। साथ अच्छा नमकीन लस्सी है, लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए कि बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आए, अक्सर लोग दही इसमें चीनी शामिल नहीं करते, लेकिन मैं चीनी शामिल करती हूँ क्योंकि जब नमकीन और मीठा मिक्स होता है तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर ये तो कुछ मिलावट हो जाएगा। ये तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि ये नमकीन है या मीठी है? नमकीन ही होगी क्योंकि हमने नमक डाला है स्ट्रॉन्ग, इसका टेस्ट जो नमक का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नमकीन होगा। लेकिन एक हाँ, और पी के जो एक ताजगी आएगी ना, वो पी के पीने वाला ही बता सकते हैं कि क्या एहसास आएगा इसका। इसे हम अच्छी तरह ब्लेंडर कर लेंगे सब चीजें। हम उन महरूमीन में शामिल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ देखेंगे और पी न सकेंगे। आयशा ने लगा दिया। तब अगले साल ना अगर आपको पीना है ना, अगर आपको पीना है तो अगले साल ना आप अगला शो ना कराची से करेगा, ताकि अगले साल क्या मैं घर पे जाकर बना लूंगा। यहाँ पर भी ऑलपर्स का दूध और काला नमक और सादा नमक और जीरा और काली मिर्च मिलती है। ठंडी बर्फ भी होती है और ठंडी बर्फ भी मिलती है। हम सब ये बनाकर जी पी लूंगा मैं। अरे बस ये गिलास ये वाले ढूंढने पड़ेंगे अच्छे से। चलें, हाँ ये वाले नहीं है, मिलेंगे कराची में ही मिलते हैं। अच्छा ठीक है गुड। तो वैसे बिरयानी और नमकीन लस्सी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। कमाल है भाई, कमाल है जी। वैसे मेरा था इरादा कोई स्वीट डिश बनाओ क्योंकि हलवा होता है जो आटे से तैयार होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि दोनों डिशें सिंधी जो वो तो एक ड्रिंक नहीं, आने वाले दिनों में हम मीठे की तरफ जाएंगे ना। सोन हलवा हो गया और 2-3 और मजेदार डिफरेंट सी मीठे की रेसिपीज आप लेकर आइए हमारे लिए। जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप बिरयानी की जो रेसिपी है उसको रिकैप कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। मैं खुद परेशान थी कि क्या लाऊं, मैं ईद पे क्या रेसिपी लाऊं, मैं ढूंढ रही थी। नहीं, हमने जरूरत थी कि जितनी मर्तबा आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बनाना सिखाऊं लोगों को। रोजाना की बुनियाद पर फरमाइशें आती हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, मैं जहां से आज ग्रोसरी की कुछ चीजें लेने गया तो जब मैंने उससे कुछ चीजें मांगी तो उसने मुझे कहा कि अरे भाई आप ये अपने लिए ले रहे हैं या कराची भिजवाएंगे आयशा को? अच्छा, आप सोचें ये इतना मकबूल आपका सेगमेंट है आयशा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बिरयानी को रिकैप कर दे जरा। आ गई है और इतनी जी। बिरयानी के लिए मैंने चिकन ली थी 1 kg, जिसके 12 पीसेस करवा लिए थे। उसमें मैंने दही शामिल की, इसमें नमक, मिर्चे, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, सिरका, लेमन जूस और मज़े का मैंने बनाने के लिए ना बिरयानी मसाला भी शामिल किया था क्योंकि वो मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, सबको शेयर करती हूँ। बात अच्छी बात सबको बतानी चाहिए, उससे और मज़े की बनती है बिरयानी। फिर आपने उसमें सारे मसाले मिलाने के बाद उसमें सिरका भी किया था, लेमन जूस भी किया था और हमने लेमन स्लाइस भी डाले हैं। साथ हमने उसे कुक करने रख दिया, तो उसमें कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं हमने तले थे, प्याज अलग से तले थे हमने। और फिर हमने ऊपर से तह लगाई सारी चीज़ों की। टमाटर भी हमने साथ नहीं डाले थे, जैसे कि आम बिरयानी में टमाटर डलते हैं, हमने तह लगाई थी टमाटर की इस तरह से, वो इस तरह से साबित आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, ये जो आपने बिरयानी को जो बनाकर और उसके बाद निकाल कर जो सजाया है, ये भी वैसे एक आर्ट है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा हम आपका। आज आपने बिरयानी और लस्सी हमारे लिए बनाई और ज़बरदस्त कॉम्बो। बस ठीक है जी। तो अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और हम अपनी ट्रांसमिशन में आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।